Hello and welcome to all of you. Today I am going to discuss with you the chapter Federalism of Political Science under SST in PowerPoint form to have a brief look on the whole idea of the chapter in one go. So let us begin. Prior to discussing the chapter, we have the topics which we have to discuss here. What is the meaning of federalism? What makes India a federal country? How is federalism practiced? Decentralization in India. What is federalism? Federalism is a system of government is the power is divided between a central authority and various constituent units of the country between central government and state government. तो फेडरलिज्म एक सरकार का ही रूप होता है, सरकार का ही एक सिस्टम होता है जिसमें देश को चलाने की शक्ति पावर किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी और फिर उसके अधीन बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बची रहती है। व्हाट इज फेडरलिज्म? यूजुअली अ फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। फेडरलिज्म में पूरे देश को चलाने के लिए एक जगह से शासन नहीं किया जाता है, बल्कि दो या दो से अधिक लेवल से पूरे देश का शासन किया जाता है। One is the government for entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. एक जो लेवल की गवर्नमेंट होती है फेडरल कंट्री में, उसमें होता है एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जो पूरे देश का शासन चलाता है एक जगह से, और उसके अधीन कुछ विषय होते हैं जो कि पूरे देशवासियों के लिए हित उसमें निहित होते हैं। सारे देश के व्यक्तियों का हित अगर उससे जुड़ा होता है तो ऐसे विषयों को लेकर के वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपना पूरे देश का शासन एक साथ चलाती है। अब जैसे इंडिया में ही है तो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, आपका कम्युनिकेशंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। द अदर आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। अब जो दूसरे लेवल की गवर्नमेंट होती है या प्रांतों की सरकार का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, वो अपने स्टेट के अंदर आने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जो उनके विषय हैं उस पर वो प्रतिदिन का शासन करती है। मतलब देश तो एक ही है, स्टेट भी उसी के अंदर है, लेकिन अब पूरा देश का शासन सभी विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाएगी। उसके अधीन कुछ मैटर होंगे जो उसके अधीन होंगे और उस पर वो शासन करेगी, और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के हर स्टेट गवर्नमेंट्स की अपने अपने कुछ मैटर्स होंगे जिसका वो प्रतिदिन का शासन चलाएगी। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है, ये जो शासन चलाती है, तो इनके शासन करने में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इनके कौन कौन विषय हैं और किन किन विषयों पर ये अपने कानून बनाएगी, टैक्स लगाएगी और शासन चलाएगी, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होता है, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर शासन चलाता है। डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। तो देखिए, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में तो हम लोग जान गए कि गवर्नमेंट जो होता है देश का, वो एक या एक से अधिक लेवल पर चलाया जाता है। लेकिन वैसे देश के क्या बारे में क्या कहेंगे जहां पर एक ही लेवल पर गवर्नमेंट चलती है, वहाँ फेडरल सिस्टम नहीं होता है। तो जहाँ फेडरल सिस्टम नहीं होता है उसे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। तो यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में अंतर क्या है? यूनिटरी सिस्टम में देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जिस देश में फेडरल गवर्नमेंट नहीं होती है वहाँ केवल वो एक लेवल की गवर्नमेंट होती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। यूनिटरी सिस्टम में सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, लेकिन अगर वहाँ कुछ सब यूनिट भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन फेडरल सिस्टम में द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फेडरल सिस्टम में, जहां दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसे फेडरल सिस्टम कहते हैं। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मामलों में स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। जो नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, जो देश के सभी वासियों के कॉमन इंटरेस्ट का विषय है, उस पर तो ऑर्डर दे सकती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना विषय है, जिस अपने क्षेत्र पर जो शासन करती है, उस पर ऑर्डर वो नहीं दे सकती है। यूनिटरी सिस्टम में द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंस और लोकल गवर्नमेंट। तो जहां यूनिटरी लेवल की या एकात्मक सरकार होती है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यूनिट्स को अपने अधीन जो यूनिट्स काम करते हैं उसको ऑर्डर दे सकती है। यूनिटरी सिस्टम में एक और बात है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम। यूनिटरी सिस्टम जहां होता है जिस देश के अंदर, वहां पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है। वैसे विश्व में 193 कंट्रीज का जो डाटा है उसमें से 25 देश में ही फेडरल सिस्टम है, बाकी देशों में यूनिटरी सिस्टम में गवर्नमेंट है।
और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, संघीय सरकार में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर होते हैं और वो उसका शासन किस प्रकार से चलाएगी उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे जवाब नहीं देना। फेडरल सिस्टम का उदाहरण इंडिया है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यूनिटरी सिस्टम का उदाहरण है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के प्रमुख लक्षण क्या है, आखिर सरकार का कैसा रूप है, किस तरह का रूप है जिसके लक्षण को देखकर हम कहेंगे कि यहाँ पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। तो देखा जाए, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं, दो या दो से अधिक लेवल की हो सकती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट देयर each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration। तो जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, दो टायर की गवर्नमेंट होती है, वो देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक सेम नागरिक होते हैं, सेम नागरिक पर वो शासन करती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग नागरिक होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग नागरिक होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग जमीन होती है, टेरिटरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग टेरिटरी होती है, जमीन पॉपुलेशन सब एक ही होता है, लेकिन उनका एक अधिकार क्षेत्र होता है अलग अलग। क्या चीज का, लेजिस्लेशन कानून बनाने का, टैक्स लगाने का और प्रशासन चलाने का, ये उनका अलग अलग जुरिडिक्शन माने अधिकार क्षेत्र। द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो या दो से अधिक लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, कानून बनाने का, टैक्स लगाने का और प्रशासन चलाने का। और ये लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जो बातें हैं डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स के लिए, ये वहाँ के संविधान में क्लियरली लिखित होता है कि किस लेवल की गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ किस किस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, टैक्स लगाने का अधिकार है और प्रशासन चलाने का अधिकार है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। इसलिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो संविधान प्रदत्त होती है, संविधान में उसका उल्लेख रहता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है। अगला क्या लक्षण है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अधिकारों का वर्णन है कि वो किन विषयों पर कानून बनाएगी, टैक्स लगाएगी, शासन चलाएगी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव की अगर बात आ जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके अधिकारों का जो बदलाव की बात आएगी तो वो कोई एक लेवल के गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये दोनों के सम्मिलन से ही हो सकता है। और उसके लिए हम जानते हैं 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, अलॉन्ग विद half of the legislative assembly of the half of the states of legislative assembly। तो आधे राज्यों के, पूरे देश के आधे राज्यों के विधानसभाओं से भी पास होना चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी से ही पास होना चाहिए, तब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल जो उनके पावर है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। न्यायपालिका को ये अधिकार है कि जो उनकी शक्तियां का वर्णन है संविधान में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या शक्तियां होंगी, उन शक्तियों की सही सही व्याख्या करने का पावर केवल न्यायपालिका को है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से नहीं कर सकती है कि मुझे ये पावर है, मुझे ये पावर है, वो न्यायपालिका ही, सुप्रीम कोर्ट ही उसको डिसाइड करेगा। The highest court acts as an umpire if dispute arises between different level of governments in the exercise of their respective powers। अगर उन दोनों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी मैटर को लेकर अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस स्थिति में हाईएस्ट कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ये एम्पायर का काम करता है और ये डिसाइड करता है कि उनके बीच में जो विवाद का विषय है उसमें कौन सही है कौन गलत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड अपने आप। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा ये रेवेन्यू से आता है, टैक्स से आता है। तो इनको कहाँ कहाँ से टैक्स लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया हुआ है। अगला है द फेडरल सिस्टम दस हैड डुअल ऑब्जेक्टिव। तो संघीय सरकार के दो उद्देश्य हैं। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो संघीय सरकार की आवश्यकता पड़ती क्यों है? अगर देश बड़ा है, अगर देश में रीजनल डाइवर्सिटी है, तो वहां पर शासन को एक स्तर पर नहीं बनाकर रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए, देश की यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए फेडरल सिस्टम अपनाया जाता है। क्योंकि वहां पर विविधता होती है, सबका राय एक नहीं हो सकता है, तो सबको साथ लेकर चलने के लिए ऑटोनॉमी देनी पड़ती है क्षेत्रीय स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट्स को।
इसलिए फेडरल सिस्टम को अपनाया जाता है। तो फेडरल सिस्टम में दो उद्देश्य हैं। पहला तो देश की एकता को सुरक्षित रखना और देश की एकता को बढ़ावा देना, सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी, और दूसरा एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो क्षेत्रीय विविधता मिलती है उसमें सामंजस्य स्थापित करना। तो इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी और यहाँ फेडरल सिस्टम आवश्यक है। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. तो किसी भी देश में फेडरलिज्म या संघवाद का संचालन के लिए दो महत्वपूर्ण पक्ष हो जाते हैं। पहला क्या, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट को अपने पावर शेयरिंग, अपने अधिकार क्षेत्रों में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट की वो पावर होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होना चाहिए, तभी ये फेडरलिज्म वहाँ सक्सेस होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से कन्फ्लिक्ट करेगी कि नहीं मुझे पावर कम है, तो फिर वहाँ फेडरलिज्म चलाना मुश्किल होगा। दे शुड आल्सो ट्रस्ट ईच अदर एंड वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो उन दोनों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अपना पावर शेयरिंग के लेकर एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास भी होना चाहिए। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट। एक आदर्श संघवाद क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, आदर्श संघवाद के क्या मायने हैं? तो हाँ, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक दूसरे पर विश्वास और एक साथ रहने की भावना। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर क्या है? द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो विश्व में 25 देशों में फेडरलिज्म है, लेकिन हर देश में फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर में अंतर होता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पावर होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां पर फेडरलिज्म का जन्म कैसे हुआ, उस देश में फेडरलिज्म आया कैसे। There are two kinds of routes through which the federation have been formed. तो दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं किसी देश में फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना। पहला है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट्स। तो कमिंग टुगेदर में स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर के एक बड़ा राष्ट्र, एक बड़े यूनिट का निर्माण करते हैं। होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड सेंटर। होल्डिंग टुगेदर में देश अपने आप पहले से ही बड़ा होता है और उसमें जो डिफरेंट डाइवर्सिटी रीजन्स होते हैं, चाहे उसको स्टेट्स कहिए, उनके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन हो जाता है। उसे होल्डिंग टुगेदर करते हैं, मैंने पकड़ के उनके एक साथ रखना। तो पकड़ के एक साथ कैसे रखेंगे? जब डाइवर्सिटी होगी तो सबके बीच में पावर का शेयरिंग हो जाएगा, और पावर का शेयरिंग होगा जब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन होगा और कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड होगा। कमिंग टुगेदर की क्या बात है? इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। तो जब छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं, बिगर यूनिट बनाते हैं, तो वो अपनी संप्रभुता को एक साथ लाते हैं, अब एक साथ अपने साथ यूनाइट कर लेते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी बनी रहती है। सेंटर इज मोर पावरफुल विज़ द स्टेट्स, वाइस वर्सा। तो उस होल्डिंग टुगेदर में सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट के बनस्पत ज़्यादा पावरफुल होता है। यद्यपि होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल किसी कुछ कुछ मैटर में या कुछ देश के इंटरेस्ट के मैटर में वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। स्टेट्स को पावर मिलते हैं, लेकिन इन फ्यू केसेस द सेंटर पावर इज डोमिनेंट ओवर स्टेट्स। ये होल्डिंग टुगेदर में होता है। कमिंग टुगेदर में ऑल कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर। कमिंग टुगेदर में चूंकि वो छोटे छोटे राष्ट्र इसी बात को लेकर सहमत होते हैं और एक दूसरे को मिलकर फेडरेशन बनाते हैं कि सबको इक्वल पावर होगा। कंस्टिट्यूशन यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी यूनिट्स को इक्वल पावर हो, जैसे भारत में ही है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ था, अभी नहीं है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अलग पावर मिला हुआ है। उसी तरह से यूनियन टेरिटरीज को स्टेट जैसा पावर नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। तो होल्डिंग टुगेदर में सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं होते हैं, लेकिन कमिंग टुगेदर में सभी स्टेट्स को इक्वल पावर होते हैं। एग्जाम्पल, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर के हैं। ये छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक बड़ा यूनिट बना है, चाहे यूएसए हो, स्विट्जरलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो। लेकिन इंडिया, स्पेन और बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर के हैं। ये ऑलरेडी बड़े थे, लेकिन इनको पावर को डिवाइड करके स्टेट गवर्नमेंट में दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन, भारत का संघ का निर्माण कैसे हुआ? इंडिया हैड इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। भारत देश बना ही संघर्ष के बाद, आंदोलन के बाद, आज़ादी की लड़ाई के बाद, और इसमें बहुत खून
लोगों को बलिदान देना पड़ा। Soon after independence, several princely states became a part of the country. जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा था कि जिस राज्य को भारत में मिलना है भारत में मिल सकता है, जिसको पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में मिल सकता है, चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकता है। उसमें भारत में 550 से अधिक राजवाड़े भी थे जिनको अंग्रेजों ने छोड़ दिया था उनकी मर्जी पर, लेकिन इन सभी को भारतीय संघ में मिला लिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन स्टेट। भारत का संविधान ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा, राज्यों का संघ कहा। भारत, आप किसी भारत खोजिएगा तो इंडिया में कोई स्टेशन या किसी शहर का नाम भारत नहीं है। ये जब सभी राज्य मिल जाते हैं तब इसको भारत कहते हैं, इसलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, ऐसे भारतीय संविधान में कहीं फेडरेशन शब्द का यूज नहीं हुआ है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन भारत में जो जितने यूनियन है, जो संघ है, वो फेडरलिज्म, संघवाद के सिद्धांत पर ही निर्मित है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड ए टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत के संविधान ने मुख्यतः 2 लेवल के ही गवर्नमेंट का प्रावधान किया था। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे आप संघीय सरकार कहिए या केंद्रीय सरकार कहिए, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। लेटर ए थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज। तो बाद में चलकर पंचायती और म्युनिसिपलिटी के नाम से लोकल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। ये पंचायत गांवों के लिए और म्युनिसिपलिटी शहरों के लिए। जुरिडिक्शंस, अधिकार क्षेत्र, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर किसी को कानून बनाने का अधिकार होता है उसको उसका अधिकार क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र कौन है, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र कौन है, और दोनों के सम्मिलित अधिकार क्षेत्र कौन है जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में शुरू में 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी फिलहाल में 100 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर केवल यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। हैज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय होते हैं जो देश के सभी लोगों के, नागरिकों के हित से जुड़े होते हैं, देश की एकता और अखंडता से जुड़े रहते हैं, देश के डिफेंस से जुड़े रहते हैं। यूनियन अलोन कैन मेक लॉ। इस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब इसमें आते हैं। स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, इसमें शुरू में 66 सब्जेक्ट्स थे, अभी इसका घटकर 61 रह गया है। एज सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट डिपेंड्स, तो लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के इसमें विषय होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एलोन के एलोन, इस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इसमें आते हैं। पुलिस है, व्यापार वाणिज्य है, खेती है, इरिगेशन है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इसमें शुरू में 47 विषय थे, अभी 52 हो गए हैं। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन मतभेद की स्थिति में यूनियन गवर्नमेंट का ही कानून मान्य हो। हैज सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंट्रल स्टेट, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के महत्व के विषय होते हैं। बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक फ्रेम लॉज, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन इसमें आते हैं। जुडिशरी लिस्ट, कुछ ऐसे विषय हैं जो संविधान के निर्माण के समय नहीं थे, रिसेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के साथ आए हैं, जैसे कंप्यूटर का विषय है, साइबर क्राइम का विषय है। एनीथिंग आउट ऑफ परव्यू ऑफ अबव मेंशन लिस्ट इज टेकन एज जुडिशरी लिस्ट। तो जो विषय ना सेंट्रल लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, अब वो विषय सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट माना जाता है। और यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट्स, और यूनियन गवर्नमेंट को इस पर कानून बनाने का अधिकार। स्पेशल स्टेटस, कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला। जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था और उसका अपना संविधान होता था, अभी यह संघ शासित प्रदेश बन गया है। Many provisions of the Indian constitutions are not applicable to this state without the approval of the state assembly. तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता था और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई या हमारा संविधान का ही कोई बात वहाँ नहीं लागू होती थी जब तक कि वहाँ के विधानसभा में ये पास ना हो जाए। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस देयर। जो भारत के अस्थायी निवासी नहीं थे, जो भारतीय इस स्टेट के अस्थायी निवासी नहीं थे, ना यहाँ जमीन खरीद सकते थे, ना घर खरीद सकते थे। सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया। इसी तरह का प्रावधान भारत के कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को भी मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। यूनियन टेरिटरीज, ये संघ शासित प्रदेश है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। भारत में कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जिनको बहुत कम पावर है,
These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any existing state. ये इतने छोटे हैं कि ये राज्य का दर्जा इन्हें मिल ही नहीं सकता है, और न किसी दूसरे राज्य के साथ इनको मिलाया भी जा सकता है. दीज आर चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब यूनियन टेरिटरीज कहे जाते हैं. दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट. इनको राज्यों के समान अपने पावर नहीं होती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग. इन यूनियन टेरिटरीज को चलाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal powers to its constituent. तो होल्डिंग टुगेदर में एक बात हम देखते हैं कि होल्डिंग टुगेदर में जो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं मिलती है. ऑल स्टेट्स इन इंडिया, इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स. तो भारत में जो सभी राज्य हैं सभी को एक समान पावर नहीं है. कुछ को स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए थे, अभी भी मिले हुए हैं. कुछ को यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है. Some states enjoy special status. States as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special power. तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनको स्पेशल पावर मिला हुआ है, सर्टेन पावर मिला हुआ आर्टिकल 37 के अंतर्गत. ड्यू टू देयर पिकुलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल. तो उनकी कुछ अपनी विशेष सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी संस्कृति और सामाजिक पक्ष को प्रमोट और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको स्पेशल पावर दिया गया. These special power are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people. इसमें इस स्पेशल प्रोविजन में ये भी आता है कि वहाँ के मूल निवासियों को जमीन से संबंधित भी कुछ राइट मिले हुए हैं, देयर कल्चर, संस्कृति से संबंधित राइट मिले हुए हैं, और सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस से भी राइट मिले हुए हैं. इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस ऑन एट देयर ओन. तो जो भारतीय वहाँ उस राज्यों के मूल निवासी नहीं है, वहाँ वहाँ जमीन या बस तो सकते हैं, लेकिन जमीन वहाँ नहीं खरीद सकते. सिमिलर स्पेशल पावर वेयर आल्सो गिवन टू जम्मू कश्मीर. व्हाट हैज मेड इंडिया अ फेडरल कंट्री. आखिर वो कौन सी बातें हैं जो भारत को एक संघीय देश बनाती है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन स्टेट. सबसे पहले तो भारत के संविधान में ही लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राज्यों का संघ है. फेडरेशन शब्द नहीं आया है, लेकिन ये फेडरेशन के सिद्धांत पर काम करता है. द 3-tier फेडरेशन, स्टेट, यूनियन एंड पंचायत हैज बीन मेड हियर. यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स का यहाँ प्रोविजन है. 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेटस लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो कानून बनाने का अधिकार 3 लिस्ट में बना हुआ है, 3-fold में है. यूनियन लिस्ट जिस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकती है. ऑल स्टेट्स इन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर. भारत में जितने भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनको सभी को इक्वल पावर नहीं है. जैसे यूनियन टेरिटरीज को राज्यों से कम पावर है. चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर का जो व्याख्या दिया गया है उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो 2/3 मेजोरिटी से पास होना होगा. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर, द अपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन. अगर उनके बीच में किसी पावर को लेकर मतभेद होता है तो फिर न्यायपालिका डिसाइड करेगी. पोखरन, द प्लेस वेयर इंडियन कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, लाइज इन राजस्थान. पोखरन जहाँ पर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था राजस्थान में है. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट. मान लीजिए राजस्थान में इसका मतलब परीक्षण हुआ और राजस्थान में डेजर्ट एरिया में हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट से बहुत नुकसान मतलब बैड इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट पर, इसलिए डेजर्ट को चुना जाता है. अगर राजस्थान गवर्नमेंट की अगर उसमें सहमति नहीं होती तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्ट कर सकती थी? यस, कर सकती थी, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देश के हित से इसका टेस्ट जुड़ा हुआ था. तो कोई भी नेशनल इंटरेस्ट का मैटर हो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना अल्टीमेट पावर है लेने का, स्टेट गवर्नमेंट उसे डिनाई नहीं कर सकती. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल, but the union government does not like the style and content of the new textbook. In that case, does the state government need to take permission from the union government before these textbooks can be launched? देखिए, एजुकेशन तो है कंकरेंट लिस्ट में. एजुकेशन कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा, इस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर सहमति लेते हैं. और अगर वो देश के मतलब उस टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ बातें हैं जो देश के अखंडता, देश की एकता पर चोट पहुंचाते हैं, तो फिर
हो सकता है कि उसे परमिशन लेना पड़े, क्योंकि अब यूनिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। पहले स्टेट गवर्नमेंट को पावर होते थे, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर कानून बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है, लेकिन कुछ ऐसे विषय जो देश की अखंडता एकता के विरुद्ध जाते हो, तब तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा। सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ their state police should respond to the Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all the chief minister will have to obey? मान लीजिए कि तीन स्टेट है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये नक्सलाइट्स जो कि पुलिस स्टेट का मैटर है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का दिन आता है, तो हम लोग उसको अपने हिसाब से टैकल करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये मामला उनसे हल नहीं हो रहा है और ये देश की अखंडता और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो जब उनसे मामला संभलेगा नहीं और देश की अखंडता और असुरक्षा से मामला बन जाएगा, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम बना सकती है कि भाई अब इस समस्या का इस तरह से हल किया जाए, उसमें वो इंटरवीन कर सकती है और नया कानून बना सकती है। ये 1947 में इंडियन में जो डिफरेंट स्टेट्स थे, आज का भारत का नक्शा और 1947 का नक्शा में आप देखिए काफी ड्रास्टिक चेंज है। सेंट्रल इंडिया है, जहां आजकल मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है, हैदराबाद है लेकिन अभी यहाँ आंध्र प्रदेश स्टेट है, मैसूर है लेकिन यहाँ अभी कर्नाटक है, उड़ीसा था, राजपूताना में राजस्थान है, यूनाइटेड प्रोविंसेस की जगह पर आजकल उत्तर प्रदेश है। तो ये सब स्टेट्स जो पहले 1947 में थे अब नहीं है। रीजन फॉर सक्सेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में आखिर संघवाद जो है वो सक्सेसफुल कैसे हुआ? भारत इतनी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, भारत में इतने लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के लोग रहते हैं, फिर भी ये होल्डिंग टुगेदर एक साथ जुड़ा हुआ कैसे रह गया? आखिर गवर्नमेंट यहाँ की जो बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसने कौन से तरीके अपनाए जिससे ये संघवाद हमारा सफल हुआ? पहला है लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा की नीति। नो लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, किसी भी एक भाषा को पूरे देशवासियों पर थोपा नहीं गया। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के ऊपर थोप नहीं सकती थी। 22 लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नौकरियों में, तैयारियों में, कंपटीशन में इसका यूज होता है। सेंटर एग्रीज टू यूज इंग्लिश अलोन विथ हिंदी, तो 1965 तक जो था इंग्लिश का यूज बंद कर देना था और हिंदी को राजकाज का भाषा बनाना था, मतलब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज न बना करके, मतलब उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, गवर्नमेंट के सरकारी काम का भाषा बनाया गया, और 1965 तक इंग्लिश का यूज रोक देना था। लेकिन साउथ इंडियन के स्टेट ने इसका विरोध किया। दे वांटेड दैट इंग्लिश शुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल, सो हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज होता है। ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग अपनाएं, सिंहला कमेटी की तरह, श्रीलंका की तरह लादे नहीं, थोपे नहीं पूरे भारत पर, जिससे हमें लैंग्वेज के आधार पर देश के अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं। लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भी हुआ। मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन फॉर्म, बाउंड्रीज हैव बीन चेंज, बहुत नए स्टेट बने, बहुत सारे स्टेटों की बाउंड्री चेंज हो गई। पीपुल ऑफ कॉमन लैंग्वेज हैज बीन ब्रॉट टुगेदर, तो भाषा के आधार पर राज्य क्यों गठन क्यों किया? कि एक भाषा बोलने वाले सभी व्यक्ति एक साथ रहे, और इसके आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी, कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पर नए स्टेट बनाए, इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड रहता है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, लेकिन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पर नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण। रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इंडिया, सेंटर स्टेट रिलेशन, restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strictly practiced। तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे संबंध रहे आज़ादी के बाद से? आज़ादी के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार रही, स्टेट गवर्नमेंट में किसकी सरकार रही, और स्टेट सेंटर का रिलेशन कैसे चला, इसके आधार पर भी हमारा देश का संघवाद मजबूत। सिचुएशन ड्यूरिंग कांग्रेस मोनोपोली, एक ऐसा समय हुआ था, वो करता था देश में आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। फॉर मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री सेम पार्टी वाज इन पावर इन बोथ सेंटर एंड स्टेट, तो बहुत सालों तक आजादी के बाद भारत के विभिन्न राज्यों में और सेंटर में केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी।
एज ए रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट वेर नॉट इन पोजिशन टू एंजॉय देयर राइट्स। ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट जो होते थे वो अपने पावर का खुलकर उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि स्टेट्स के मुख्यमंत्री जो बनते थे वो सेंटर के गवर्नमेंट के आशीर्वाद से ही बनते थे। अगर वो अपने कुछ विशेष पावर के डिमांड करते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मिला हुआ है, तो हो सकता था कि वो मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी चली जाती, वहां की सरकार किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देती। तो ऐसी स्थिति में जब सेंटर में और स्टेट में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो स्टेट गवर्नमेंट अपना ऑटोनॉमी ज्यादा यूज नहीं करते थे। Whenever there was a different party in power in the particular state, central government tried to undermine its influence. Constitution was usually misused to topple unfriendly government in those states. तो मान लीजिए कि जब सेंटर में दूसरी सेम गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तब तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर यूज नहीं करते थे। लेकिन जब दूसरे पार्टी की सरकार स्टेट में होती थी और सेंटर में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करती थी और अपने पावर का मिसयूज कर करके स्टेट गवर्नमेंट के को डिसॉल्व कर देती थी। बाद में इसको स्टॉप किया गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के। सिचुएशन ऑफ कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। आफ्टर 1989 पैटर्न हैज शिफ्टेड टू मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो लगभग 1990 के बाद से सेंटर में किसी एक पार्टी की अकेले सरकार नहीं बन रही है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर के। अभी तो बीजेपी की 2 टर्म से अपनी बन रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसके पहले भारत में 1990 के बाद से कोalition गवर्नमेंट गठबंधन सरकार बनती थी। एज ए रिजल्ट ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड। तो जब कोalition गवर्नमेंट का दौर आया, गठबंधन सरकार का दौर आया 1990 के बाद, तो स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा मतलब अब तहरीज मिलने लगी, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को महत्व मिलने लगा। इट कैन बी सेड दैट द न्यू फेडरलिज्म इज मोर डेवलप इंडिया। तो कोalition गवर्नमेंट के बाद से भारत में फेडरलिज्म ज्यादा मजबूत। जब एक पार्टी की सरकार होती थी तब भी फेडरलिज्म उतना मजबूत नहीं था, और जब सेंटर में किसी पार्टी की सरकार होती थी और स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी तब भी फेडरलिज्म को धक्का पहुंचता था, क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट उसे डिसॉल्व कर देती थी। आज जब एक पार्टी की सरकार होती थी तब भी फेडरलिज्म को धक्का लगता था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरे पावर का यूज नहीं करती थी। लेकिन जब कोalition गवर्नमेंट का समय आया तब स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का यूज करने लगी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत में भाषाई आधार पर बहुत विविधता है। एज पर द लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट 1991, इंडिया हेल्ड इन 1991 1500 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज। भारत में 1500 प्रकार की भाषाओं का जानकारी मिला था। These languages were grouped together under some major language. For example, Bhojpuri, Magadhi, Bundelkhandi, Chhattisgarhi, Rajasthani, Bhil and as many other languages grouped together. तो 1500 प्रकार की भाषा थी, लेकिन फिर कुछ भाषाओं को ग्रुप कर करके एक भाषा में लाया गया। हिंदी के अंदर भोजपुरी को, मगधी को, बुंदेलखंडी को, राजस्थानी को मिला लिया गया। इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 114 मेजर लैंग्वेज। फिर इतनी छोटी छोटी भाषाओं को मिलाने के बाद भी भारत में 114 प्रकार की भाषाएं बच गई। इसमें से 22 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है। संवैधानिक द्वारा मान्यता प्राप्त ये भाषा है, शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल, और बाकी भाषाओं को 114 में 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज माना जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिखा हुआ है, बाकी को नॉन शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण क्या है? When power is taken away from central and state and given to local governments, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ शक्तियां लेकर के एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट का निर्माण, मतलब लोकल गवर्नमेंट निर्माण नहीं, लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी रहती है, लेकिन कुछ पावर जो पहले से उनके थे उसमें और बढ़ोतरी की जाती है, तब इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। वाई? भारत में ये डिसेंट्रलाइजेशन 1992 से हुआ। क्यों हुआ? वास्टनेस ऑफ स्टेट इन साइज इन पॉपुलेशन। तो भारत में बहुत सारे स्टेट बहुत बड़े बड़े थे, पॉपुलेशन ज़्यादा था, स्टेट के बलबूते पूरे क्षेत्र का शासन चलाना मुश्किल था, तो लोकल गवर्नमेंट को पावर दिए गए। इंटरनली डाइवर्सिटी, स्टेट के देश के अंदर तो डाइवर्सिटी थी ही, स्टेट के अंदर भी डाइवर्सिटी थी, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। नीड फॉर पावर शेयरिंग की बात महसूस की गई, और लोकल लेवल पर गवर्नमेंट को अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज को समझने की ज़्यादा नॉलेज होता है। लोकल इश्यूज को लोकल पीपुल ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को उतना उसका जानकारी नहीं रहता है, वो तो पैसा दे सकते हैं।
इसलिए सोचा गया कि लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव चुनकर लोकल गवर्नमेंट्स का निर्माण करके उनको पावर दे दिया जाए। ये डिसेंट्रलाइजेशन का लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1992 ब्रॉट इन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो 1992 में एक एक्ट पास हुआ और इसमें कुछ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और कुछ स्टेप्स लिए गए लोकल गवर्नमेंट को और मजबूत बनाने के। इट इज मैंडेटरी। अब इस 1992 एक्ट के बाद हुआ क्या? इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का रेगुलर इलेक्शन जरूरी हो गया। पहले राज्य सरकारें जो होती थी वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का बराबर चुनाव नहीं करवाती थी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड OBC, तो SC ST OBC का उसमें रिजर्वेशन मिला। 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वोमेन। लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स वोमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट। तो लोकल गवर्नमेंट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है उसका, वो केवल स्टेट विधानसभा और लोकसभा का चुनाव करवाता है। लेकिन पंचायत चुनाव, अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल। अब स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ शक्ति और कुछ रेवेन्यू, मतलब कि उसको अपने आमदनी में से पैसे भी लोकल गवर्नमेंट को। पंचायती राज। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। भारत गांवों का देश है, 5.5 लाख से ऊपर ज्यादा गांव है। तो गांवों पर लोकल गवर्नमेंट, गांव लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उस वो पंचायती राज सिस्टम का अंग है। पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल्स हैं। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इज सम स्टेट हैज ग्राम पंचायत। तो एक गांव या छोटे छोटे 2-3 गांव मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है। दिस इज द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। ये एक तरह से पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत एक परिषद होती है जो गांव के वार्ड मेंबर से बनकर बनती है। गांव को अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। ऑफन कॉल्ड पंच, तो वार्ड मेंबर को पंच कहते हैं और इसके प्रेसिडेंट को सरपंच कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पीपुल लिविंग इन द वार्ड और विलेज। तो गांव में रहने वाले सभी वार्ड के लोग इनको चुनते हैं। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंटायर विलेज। तो गांव के डेवलपमेंट के संबंधित जो भी विकास से संबंधित डिसीजन लिए जाएंगे वो पंचायत के मेंबर लेंगे। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। लेकिन पंचायत जो वर्क करती है उसमें तो चुने हुए व्यक्ति होते हैं पंचायत में, लेकिन वो ग्राम सभा के अंतर्गत काम करती है। गांव में 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग वोट देने का अधिकारी हैं उनको मिलाकर ग्राम सभा का निर्माण होता है और ग्राम सभा के सदस्यों को जवाब देना पड़ता है ग्राम पंचायत को। ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर। तो ग्राम सभा में सभी गांव के वोटर्स जो होते हैं उसके मेंबर होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वार्ड मेंबर्स, पंच और सरपंच। तो वार्ड मेंबर और या पंच और सरपंच मिलकर पंचायत का निर्माण करते हैं। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा का साल में 2 या 3 बार मीटिंग होती है और साल भर के खर्च का उसका बजट पास किया जाता है और ग्राम पंचायत के वर्क का वो रिव्यू भी करती है ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत कैसे काम कर रही है। पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 3 लेवल पर गांव में, गांव जो का शासन है वो 3 लेवल पर है। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको जिला परिषद कहते हैं। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत का निर्माण ग्राम सभा से होता है। पंचायत समिति का निर्माण इलेक्टेड बाई पंचायत मेंबर्स और जिला परिषद का निर्माण फॉर्म बाई इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड। तो जिला परिषद ग्राम सभा से ग्राम पंचायत बनती है और 2-3 ग्राम सभा पंचायत मिलकर के पंचायत समिति बनाती है और फिर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति मिलकर आगे बढ़ करके फिर वो जिला परिषद का निर्माण होता है। जिला परिषद में लोकसभा और MLA उसके मेंबर भी होते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है वह सरपंच उसका हेड होता है, वो चुने हुआ प्रतिनिधि होता है। ब्लॉक का चुना हुआ प्रतिनिधि ब्लॉक समिति का अध्यक्ष होता है। सरकारी उसका हेड होता है BDO। उसी तरह से चुना हुआ प्रतिनिधि जिला परिषद का जिला चेयरपर्सन होता है और सरकारी अधिकारी DDC होता है। तो एक उसके चुना हुए प्रतिनिधि हेड होते हैं और एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक हेड होते हैं। गवर्नमेंट पैसा देती है और प्रशासनिक कार्य संभालती है और चुने हुए प्रतिनिधि सुझाव देते हैं और विकास कार्य में सहयोग करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरिया में, टाउन्स के लिए म्यूनिसिपैलिटीज होती है और बिग सिटीज के म्यूनिसिपल सेल्फ कॉर्पोरेशन होते हैं, कॉर्पोरेशन। तो बड़े बड़े शहरों के लिए नगर निगम और छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी, नगर परिषद, नगर पालिका।
म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज हेड और मेयर इज हेड। बिग सिटीज का मेयर हेड होता है, म्युनिसिपल का चेयरपर्सन हेड होता है। डेमोक्रेटिक पॉलिसी, अभी हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्ल्ड में काफी नामी है। क्यों? दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर। तो किसी, हमारा देश तो अपने ही वर्ल्ड में सेकेंड बड़ा, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से हम सेकेंड है आफ्टर चाइना, और हम डेमोक्रेटिक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? इंडिया है। और इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। और इतना बड़ा लोकल सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्ल्ड में नहीं कहीं। 36 लाख लोग चुने जाते हैं पंचायतों में, और मतलब ग्राम पंचायत सिस्टम में और म्यूनिसिपैलिटीज में। दिस नंबर इज बिगर देन इवन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। संसार के बहुत सारे देशों के जनसंख्या से भी ये बड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण होने से हमारे देश की प्रजातंत्र और मजबूत हुई। इसकी जड़ समाज के निचले स्तर तक, हर नागरिकों तक पहुंची है। क्योंकि गांव का अब छोटा नागरिक भी वार्ड कमिश्नर बन सकता है, पंच बन सकता है, सरपंच बन सकता है, और अपने गांव के विकास में सहयोग कर सकता है, सुझाव दे सकता है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड वोमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन डेमोक्रेसी। 1/3 सीट महिलाओं का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्व है सीट। लोकसभा और राज्यसभा में तो नहीं है, लेकिन इसमें है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, और वहां महिलाएं अपनी आवाज उठाती हैं। एट द सेम टाइम देर आर मेनी डिफिकल्टीज, लेकिन इसके साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अभी भी कुछ खामियां हैं। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड। तो अब इसके इलेक्शन हर 5 साल पर होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, लेकिन ग्राम सभा के मीटिंग रेगुलरली नहीं होते। मुखिया साहब इसका रेगुलर मीटिंग नहीं कराते। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारी राज्य सरकारें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपनी बहुत सारी पावर नहीं दी है। नॉट दे हैव गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, ना ही उतना रिसोर्स भी दिया है। वी आर ऑल दस स्टिल लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो अभी भी आदर्श लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना में लंबी दूरी है। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त हो। ओके।